हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये है कि इफ़ एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज कंटूर सी, अगर मेरा कोई एफ जेड फंक्शन है जो कि किसी क्लोज कंटूर सी के ऊपर कंटिन्यूस है। क्लोज कंटूर सी की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका था, ऑफ लेंथ एल, और उस क्लोज कंटूर की लंबाई कितनी है, एल है। आगे कह रहा है मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम है। अगर फंक्शन की जो मोड वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट एम से लेस और उसके बराबर है। फॉर एवरी पॉइंट जेड ऑन सी, जेड के किसी कर्व के किसी भी पॉइंट के लिए अगर फंक्शन की मोड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम है, तब आपको प्रूफ करना है कि मोड ऑफ, दिस इज़ द मोड लगा हुआ है यहाँ पे, मोड ऑफ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड लेस देन और इक्वल टू एम इंटू एल। ये आपका क्वेश्चन है भाई। ओके, प्रूफ की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरम है। हमारे पास कर्व इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है, वी नो दैट कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई आर इंटू जेड आर माइनस के 1। आप जानते हो ना। ओके, वेयर जाई आर इज एनी पॉइंट बिटवीन, लास्ट लेक्चर देख लेना अगर ये आपको डाउट हुआ, जेड आर एंड जेड आर माइनस 1। बेटा ये फार्मूला होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको बताया था। मैंने यहाँ से दोनों तरफ का मोड लिया, टेकिंग मोड बोथ साइड, जैसे ही मैंने मोड लिया भाई, तो मैं बोथ साइड मोड नहीं ले रहा हूँ। चलो बोथ साइड एक साथ ही मोड ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैंने टेकिंग मोड बोथ साइड किया, बोथ साइड, तो इधर मेरे पास मोड हुआ, मोड ऑफ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का मोड इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस के 1 का मोड। पहले ये सॉल्व करूँगा। नाउ मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, इस क्वांटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस क्वांटिटी को, ये वाली क्वांटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बराबर करके मोड ऑफ लिमिट के भी बगैर लिखा जा सकता है, समीशन आर बराबर 1 से एन एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस के 1। ओके, अब मैं इसकी बात करूँगा, इसका मोड। नाउ ये जो मोड वैल्यू मेरे पास है, मोड ऑफ समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1 का मोड। ओके, इसको लिखा जा सकता है बेटा, प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, समझने की कोशिश करना आप, लेस देन और इक्वल टू
सम्मीशन आर बराबर 1 से लेकर n तक मोड ऑफ एफ ऑफ जाई आर इंटू मोड ऑफ जेड आर माइनस के 1। ओके, अब यहाँ से देखो, चूँकि मोड ऑफ एफ जेड जो दे रखा है लेस देन और इक्वल टू एम है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूँ। जब मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू एम है, अगर मैं एम की जगह जाई करता हूँ तो मोड ऑफ एफ ऑफ जाई आर, जेड की जगह जाई आर करता हूँ, का मोड ये भी लेस देन और इक्वल टू एम होगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने ये वाली वैल्यू ऊपर डाली, यहाँ से मेरे पास इधर से निकल कर क्या मोड ऑफ सम्मिशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस के 1 का मोड लेस देन और इक्वल टू, ये वैल्यू तो कांस्टेंट m के बराबर हुई, m इंटू सम्मिशन r बराबर 1 से लेकर n तक मोड ऑफ जेड आर माइनस के 1। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, लास्ट में वैल्यू डालूँगा लेस देन और इक्वल टू m, तो ये है ही। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये हो जाएगा बेटा z1 माइनस z0 का मोड प्लस z2 माइनस z1 का मोड प्लस z3 माइनस z2 का मोड एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या होगा भाई zn माइनस zn माइनस 1 का मोड। ध्यान से देखना ये टोटल कितना हो जाएगा सब जब इसको जोड़ूंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि अगर ये आपका कोई कर्व है, ये वाला पॉइंट z0 है, ये वाला पॉइंट z1 है, ये वाला पॉइंट z2 है, ये z3 है और अगर ये zn है, अगर इनकी मोड वैल्यू लेता हूँ और सबको जोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं ये आर्क लेंथ के बराबर होती है। ओके, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा भाई ये m इंटू एल के। नाउ ये जहाँ मैं लिख भी रहा हूँ वेयर l बराबर क्या होगा, पहले वाली लेंथ ये लेंथ जोड़ी मोड ऑफ z1 माइनस z0 प्लस मोड ऑफ z2 माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z3 माइनस z2 एंड सो ऑन, ये l की वैल्यू होगी। क्लियर, m इंटू एल। अब ये वाली वैल्यू वहाँ डालूंगा मैं। इधर क्या है, इधर मेरे पास चल रहा है मोड सम्मिशन r बराबर 1 से लेकर n तक एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1 का मोड। क्लियर, इस वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा इसके अंदर तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, पहले दोनों की दोनों में लिख दूँ ये, उसके बाद आपको समझाता हूँ। एक रिजल्ट तो है मेरे पास कितना, कर्व इंटीग्रेशन का मोड ऑफ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो है ही यार, सम्मिशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस के 1, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसमें से लिमिट बाहर आ सकती है। ओके, लेस देन और इक्वल टू, लिमिट तो मेरी आ चुकी बाहर एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली है कितनी, ये देखो बेटा, इसकी वैल्यू निकाली है मैंने अंदर वाले की, इसकी वैल्यू ये, जहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता आया क्या आया, ml निकल कर के आई। देखो ना, मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए थी, ये वाली मेरी वैल्यू है, मैंने इसको कैलकुलेट की, कैलकुलेट करने के बाद लेस देन ml आई, वैल्यू डाल रहा है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ओके, ये कितना निकल गया ml। भाई इसमें तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कोई रोल ही नहीं रहा, तो इधर क्या होएगा, मॉड ऑफ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू एल। और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे चलते हैं। हमको समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहना क्या चाह रहा है कि लेट एफ जेड इज एनालिटिक। इस लाइन का मतलब है कि मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी रूट से, किसी भी पाथ से फंक्शन की लिमिट निकालने की कोशिश करता हूँ वो यूनिक है। ओके, आगे कह रहा है कि द फंक्शन इज एनालिटिक विद ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। यानी मेरे पास एक ऐसा रीज़न, सपोज दैट ये मेरे पास सिंपल कनेक्टेड डोमेन है। मैंने कल इसकी डेफिनेशन बताई थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ओके, अगर ये मेरे पास जी कोई सिंपल कनेक्टेड रीज़न है, सिंपल कनेक्टेड रीज़न एक ऐसा रीज़न होता है, अगर मैं इसके अंदर कोई क्लोज कर्व सी डालूँ, सपोज दैट ये मेरा कोई क्लोज कर्व सी है, सपोज दैट, और ये कर्व जो है ना सरंक होकर के किसी पॉइंट की तरफ मर्ज हो जाए, यानी ये जो है ना अगर मैं इसको सरंक करूँ, सरंक करके किसी पॉइंट की तरफ ऐसे सिकुड़ जाए, तब इस जी रीजन को मैं सिंपल कनेक्टेड डोमेन कहता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बता दी थी आपको डेफिनेशन। क्लोज कंटूर का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज कर्व जो पूरे तरीके से क्लोज हो और एक अपने आप को इंटरसेक्ट ना करता हो, तो इस तरह के कर्व को जो है ना क्लोज कर्व कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ। आगे कहना चाह रहा है कि वो कर्व भी इसी के अंदर हो और फंक्शन इस रीजन के अंदर कंटिन्यूअस हो, एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो, तो उसके लिए जो ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है, इस कर्व का जो इंटीग्रेशन होता है, क्लोज कर्व के लिए जो इंटीग्रेशन होता है, वो एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अर्थात आपका क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, और किसी डोमेन के अंदर जो है विद ए कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन, और उसके जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। यानी अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ फंक्शन को, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ या 10 बार इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ना, वो इस डोमेन के अंदर जो है, ये जो मेरा डोमेन जी है इसके अंदर कंटिन्यूअस है। इसके अंदर कंटिन्यूअस होने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एफ डैश जेड की वैल्यू निकाली, एफ डैश जेड की वैल्यू किसी भी रूट से निकालूँ, किसी भी लिमिट के ऊपर निकालूँ, वो एक ही निकलनी चाहिए, 2 लिमिट ना निकल जाए। और सी कोई क्लोज कर्व हो तो तब आपको दिखाना है कि सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होती है। ओके, समझ आ चुकी बात। प्रूफ की तरफ चलता हूँ। हालांकि ग्राफ के थ्रू मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है बात। देखो भाई, वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बहुत बेटा। एफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, एनालिटिक फंक्शन अगर आपने मेरे लेक्चर सीरीज देखी हो, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई होता है ना, यही बताता ना। मैंने आपको बताया था एफ जेड इज इक्वल टू डब्लू होता है बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी। यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। एक बार फिर लिख दूंगा, एफ ऑफ जेड होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। क्लियर, एंड जेड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, एक्स प्लस के आयोटा वाई, आप जानते ही हो। यहाँ से डी जेड की वैल्यू निकालूंगा, कितनी निकलेगी, डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई, आप जानते हो। नाउ कर्व इंटीग्रेशन की बात करूँगा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कर्व इंटीग्रेशन जेड की वैल्यू कितनी है आपको भी पता है, यू प्लस आयोटा वी है। डी जेड की वैल्यू कितनी है भाई, डी जेड की वैल्यू है डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। जब मैं इसको हल करूँगा कितना निकल कर के आएगा, कर्व इंटीग्रेशन मैंने इसकी गुणा इसके साथ की, सीधा सीधा हो जाएगा यू डी एक्स प्लस यू आयोटा डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स
प्लस आयोटा स्क्वायर वी डी वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट को कैलकुलेट किया, कितना निकल कर के आएगा भाई? यहाँ से मेरे पास निकलेगा इधर कर्व इंटीग्रेशन रियल पार्ट देखता हूँ। ये हो जाएगा यू डी एक्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा कर्व इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। आप जानते हो इस चीज़ को। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो है एफ जेड क्या है, साफ साफ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एफ जेड इज एनालिटिक। देखो एफ जेड इज एनालिटिक गिवन दैट, इसको इधर रख लेता हूँ, पेज को ज़रूरत पड़ सकती है। क्या गिवन है भाई मेरे को? गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक अगर एफ जेड एनालिटिक है देन एफ जेड क्या करेगा? एफ जेड सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा? कोची रीमान इक्वेशन, यही करेगा ना भाई। और कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है? कोची रीमान इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर होता है डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। मैं इसका यूज़ करूँगा। आगे की तरफ चलता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो एफ जेड है, एफ जेड जो है वो किसी कंटूर के अंदर है। एफ जेड जो कनेक्टेड है डोमेन के अंदर है और उस डोमेन के अंदर एक कर्व सी है। यानी एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। एक एरिया के अंदर एक कर्व आ रहा है और जब जब भी एरिया के अंदर कर्व आता है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, ये बातें किताबों के अंदर नहीं लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सोचने से, बहुत समझने से, चीज़ों को डीपली स्टडी करने से निकल करके आती हैं। एफ जेड एनालिटिक है किसी डोमेन के अंदर, यानी किसी एरिया के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, और उस क्षेत्र के अंदर कोई कर्व है सी। अगर एरिया के अंदर कर्व सी आता है तो हमेशा जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम होती है वेक्टर कैलकुलस की, उसका यूज़ करते हैं हमेशा। आई एम रिपीटिंग, रीजन के अंदर कर्व आ चुका, यानी एरिया के अंदर कर्व आ चुका, तो जब एरिया के अंदर कर्व आ चुका तो उसके लिए हमारे पास ग्रीन थ्योरम होती है। ग्रीन थ्योरम जो कर्व इंटीग्रेशन को रीजन इंटीग्रेशन में बदलती है। ओके, उसी का यूज़ करूँगा। बता रहा हूँ आपको, रीजन के अंदर जी के अंदर सी है, इसलिए उसका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो दैट क्वेश्चन के अंदर साफ साफ है, अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एफ जेड क्या है? कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन पढ़ करके देखो आप। ओके, क्लियर है ना? सो अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है एंड ई ए यू एक्स कोमा वी वाई कोमा यू वाई कोमा वी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये मैथमेटिक्स है सर, आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि भाई ठीक है, ये बात तो हम मान लिए, तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एफ जेड कंटिन्यूअस है, हमने मान ली बात। लेकिन सर यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई कैसे कंटिन्यूअस है? रीज़न दो, इसका प्रूफ दो। बेटा जो फंक्शन ए फंक्शन इज एनालिटिक, ध्यान से सुनना, एनालिटिक फंक्शन की थ्योरम है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ए फंक्शन इज एनालिटिक इफ़ एंड ओनली इफ़
इट इज़ सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन, पहली शर्त तो ये है। और कोची रीमान इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन एनालिटिक होता है, और अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो कोची रीमान इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव ये कंटिन्यूअस होते हैं। एनालिटिक फंक्शन के अंदर ये थ्योरम देख लेना, आप पूरा रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, थ्योरम का स्टेटमेंट भी पढ़ करके सुना रहा हूँ। ओके, क्योंकि चीज़ें मेरी तैयार हैं, आपके तैयार नहीं, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर मैं हूँ, अपनी हो। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे, और अगर कोची रीमान इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। और क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो ये कंटिन्यूअस होंगे, और अगर ये कंटिन्यूअस है और फंक्शन रीजन के अंदर से कर्व के ऊपर डिफाइंड है तो ग्रीन थ्योरम का यूज़ होगा। देखो आप साफ साफ, कनेक्टेड डोमेन जी के अंदर है और क्लोज कर्व सी है, एक क्लोज कंटूर सी है, सी इज क्लोज कंटूर सी, यानी रीजन के अंदर कर्व है, तो ग्रीन थ्योरम का यूज़ करूँगा क्योंकि कर्व कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ बाय ग्रीन थ्योरम, भाई पहले ये लिख लूँ एक बार, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ चलो खैर, जब ज़रूरत पड़ेगी देख लूँगा मैं। ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम ये बोलती है बेटा, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, कि कर्व इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई इज इक्वल टू रीजन इंटीग्रेशन, रीजन मेरा जी दे रखा है, डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, ओके, डी एक्स डी वाई। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम। क्यों यूज़ किया, इस रीजन के अंदर जी के ये कर्व सी पड़ रहा है, कर्व सी के लिए पी डी एक्स क्यू डी वाई होता है, पूरे रीजन के लिए डबल इंटीग्रेशन होता है। करो यूज़। अब देखो बेटा, पहले ग्रीन थ्योरम लिखूंगा और स्टेटमेंट दोबारा से लिखूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मेन वैल्यू होती है कंसेप्ट की, जो सबसे बड़ी बात होती है कंसेप्ट की होती है। देखो बेटा, ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, कहती है कि कर्व इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ग्रीन रीजन इंटीग्रेशन डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये होती है ना। ये देखो बेटा, आपके पास स्टेटमेंट क्या है, कर्व इंटीग्रेशन, इधर लगाऊँ आप, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा कर्व इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ध्यान से देखना बेटा, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, इसी की बात करूँगा मैं, उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसको समझ लेना आप। जब डी एक्स है तो जो अगले वाला है क्यू डी वाई के साथ ये डिवाइडेशन में है रीजन इंटीग्रेशन के साथ, यानी ये जो बनेगा जब इसके ऊपर मैं ग्रीन थ्योरम लगाऊंगा ये तो हो जाएगा मेरा रीजन जी तो हो जाएगा ये यू, यानी पी के साथ इस क्यू, वी के साथ क्या आना चाहिए, ओके। ये माइनस है बेटा, दूसरी बात ये है कि ये माइनस है, चलो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, माइनस, ओके, ये तो हुआ मेरा माइनस। वी के साथ क्या आना चाहिए मेरे पास भाई, क्या होना चाहिए, डेल वी ओवर डेल एक्स होना चाहिए। यहाँ से देखो आप, क्यू के साथ डी एक्स लगा है, डेल वी ओवर डेल एक्स, फिर माइनस का निशान लगा करके माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल कितना वाई, इस माइनस को भी बाहर ले रहा हूँ, ओके। ये रुको अभी आप, ये इसका माइनस है, माइनस आ चुका, और यहाँ बाहर क्या होगा भाई, डी एक्स डी वाई, चलो डी एक्स डी वाई प्लस कर्व इंटीग्रेशन, सॉरी रीजन इंटीग्रेशन जी, इसी तरीके से इसके ऊपर लगाओ, ये क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई,
ध्यान से देखो आप, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। देखो आप, जो डी एक्स के साथ है ना, डी एक्स के साथ पी है, माइनस में जा कर के डी वाई हो रहा है। डी एक्स के साथ वी है, माइनस में जा कर के डी वाई हो रहा है। जो क्यू के साथ वो डी वाई है, वो डी एक्स के साथ आ रहा है। क्लियर? आगे चलता हूँ। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन, कर्व इंटीग्रेशन जी, ये कितना हुआ भाई, डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके, एक चीज़ और भी शॉर्ट कर रहा हूँ, यही रिजल्ट आ जाएगा मेरा। मेरे पास क्या था, सी आर इक्वेशन थी, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना था भाई, वो था डेल वी ओवर डेल वाई के। एक तो ये था सी आर इक्वेशन, और एक ये था डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू था माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। यही था ना। चलो, माइनस तो आएगा बाहर, डेल वी ओवर डेल एक्स तो हो गया ये। ओके, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू देखो, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। मैंने इस इक्वेशन सी आर इक्वेशन का यूज़ किया यहाँ पर डायरेक्ट, ये जो मेरी सी आर इक्वेशन है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा पेज बच जाए, इंटू डी एक्स डी वाई प्लस कर्व इंटीग्रेशन यानी रीजन इंटीग्रेशन, डेल वी ओवर डेल एक्स चूँ का तू रख लो, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस कितना है भाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। डेल वी ओवर, ये तो डेल एक्स हो चुका, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई हो चुका। ओके, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक मिनट रुको, डेल वी ओवर डेल एक्स मेरा एज इट इज, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी रखूँ मैं, माइनस से प्लस हो रहा है यार, ये प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। यहाँ मेरे पास निकल रहा है डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँ, डेल वी ओवर डेल एक्स को माइनस डेल यू ओवर डेल वाई करता हूँ। डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल वी ओवर डेल वाई, प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके, कोई ना कोई छोटी मोटी सी मिस्टेक है, अभी चेक करूँगा मैं। ये हो गया इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, दोनों सेम, ये ज़ीरो प्लस यहाँ आयोटा भी चला हुआ है, आयोटा एक बार देखता हूँ मैं, ये है डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके, डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू है माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। ये स्टेप ज़ीरो हो जाएगा बेटा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, प्लस के ज़ीरो, इधर वाला ज़ीरो हो चुका, तो इधर कितना निकल कर क्या है, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, समझ आती है मेरी बात। देखो मैंने क्या किया है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, डेल वी ओवर डेल एक्स एज इट इज रखा, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू डाली माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ये स्टेप ज़ीरो, डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा। यहाँ भी मैंने जो है ना इसके अंदर ये वैल्यू डाली, इसमें एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो इधर निकला कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। मेरे को प्रूफ क्या करना था भाई, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। एक छोटा सा डाउट अभी बताता हूँ की हुई है, ध्यान से देखना है, मेरी गलती यहाँ है, ये है v और u, पहला आता है q, पहले q आ रहा है ना यार, डेल q ओवर डेल x में, तो ये तो होगा u, ये तो होगा मेरा u, और ये होगा मेरा v, ये होगा मेरा v। अब डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू होगी कितनी, डेल v ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल x, और डेल v ओवर डेल v ओवर डेल y की वैल्यू होगी माइनस डेल u ओवर डेल y।
डेल यू ओवर डेल एक्स तो ये हो चुका, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स मेरा ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू डेल वी ओवर डेल वाई आएगी। डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू है डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस के साथ। ध्यान से देखो आप क्या गलती कर रहा हूँ मैं। देखो बेटा यहाँ से देखो आप, जो यहाँ है ना सेकंड वाला उसके साथ एक्स है, जो यहाँ है ना सेकंड वाला उसके साथ एक्स है, ये तो होगा यू। यू वी की गलती कर रहा था, ये तो होगा यू और ये होगा वी। अब आप जरा सा ऊपर को देखो, डेल यू ओवर डेल एक्स जो का तू रख लो, ये वाला। डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है? डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू है डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस, तो एज इट इज ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। इससे ये ख़त्म होने के बाद ज़ीरो आएगा। देखो फिर बता रहा हूँ, मैंने जरा सी गलती इसमें गलत कर दी थी, ये u था और ये v था, मैंने इसको v लिख दिया था, इसको u लिख दिया था। यहाँ देखो आप, q के साथ x आ रहा है यानी सेकंड स्टेप के साथ, p ये है q, u के साथ x आना चाहिए, ये u है मेरा। ये मेरे पास क्या है? डेल u, और ये मेरे पास क्या है? डेल v। डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल एक्स तो एज इट इज, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू देखो, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है? डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस का निशान है एज इट इज डेल यू ओवर डेल एक्स, आपस में ख़त्म होने के बाद जीरो। सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये देखो आप, सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू। जरा सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर मैंने भाई, मेरे को लास्ट में जा कर के एहसास हुआ कि गलती कर दी है। छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। चलो बाय।